नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की टॉप 15 प्रश्नों की एक शानदार क्लास को। आज है दोस्तों रीजनिंग की पार्ट संख्या 14। इससे पहले कि यदि आपने 13 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों इनको भी जा कर के देखिए। एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें करवाए गए हैं। तो दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है रंग कपड़ा व्यापारी, एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा डायग्राम आपका आएगा? शानदार क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों क्लॉक से संबंधित है। 4:37 दोपहर के बाद समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा? इसको भी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगभग 2 से 3 सेकंड में आंसर लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। यहाँ पर देखो, जिस प्रकार 35 का संबंध 34 से है तो उसी प्रकार 76 का संबंध किससे हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इन सभी को हम आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट लेवल का कोई एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस और हरियाणा पुलिस, या फिर दोस्तों केंद्र लेवल का कोई एग्जाम जिनमें से आपका सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एसएससी का कोई एग्जाम, रेलवे का कोई एग्जाम या फिर बैंकिंग का कोई एग्जाम, इनमें दोस्तों सारे एग्जामों में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, जो आपको पूरे के पूरे नंबर दिलवाता है। इसलिए रीजनिंग की यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग की ये क्लास आपके लिए शानदार साबित होने वाली है। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और 100% इसी क्लास से आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, विरोधी जिस प्रकार शत्रु से संबंधित है तो विपत्ति किससे संबंधित हो जाएगी? इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक शानदार प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों, विरोधी जिस प्रकार शत्रु से संबंधित है तो विपत्ति किससे संबंधित हो जाएगी, ये हमको बताना है। इसको दोस्तों आप लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो विरोधी दोस्तों क्या होता है? आपका शत्रु ही एक प्रकार से विरोधी का क्या होता है दोस्तों? सिनोनिम्स होता है। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, सिनोनिम्स होता है विरोधी शत्रु का। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे किसको? विपत्ति को। तो विपत्ति का जो सिनोनिम्स होगा, यानी कि जो समानार्थी शब्द होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कठिनाई। क्या हो जाएगा? कठिनाई। ठीक है, शत्रु एक प्रकार से आपका विरोधी होता है, उसी प्रकार से जब विपत्ति आती है तो कभी कभी आपके पास उसी प्रकार से क्या आती है दोस्तों? कठिनाई आती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कठिनाई हो जाएगा। ना कि मित्र होगा, ना कि सक्रिय होगा, ना कि प्रेम होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका कठिनाई होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है EIGK RVTX और EACY। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है दोस्तों क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे आप लोग देखेंगे। यहाँ पर आपका EIGK लिखा है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों? RVT और X। क्या लिखेंगे दोस्तों? RVTX। तो जो ये पेयर चल रहा है दोस्तों, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, कभी भी कभी इस तरह से पेयर आ जाते हैं तो इनमें हमको क्या करना चाहिए? इनका बीच का अंतर देखना चाहिए, इनमें क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो ई के बाद यदि हम देखें आर आता है। ई आपका कौन से स्थान पर आता है? 5वें स्थान पर आता है, जबकि आर आपका 18वें स्थान पर आता है। तो इन दोनों के बीच जो गैप हो जाएगा वो आपका 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे, ये आपका 13 गैप हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। कितने का अंतर है दोस्तों? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर इसमें +13 हुआ है। उसी प्रकार आई आपका 9 पर आता है और वी आपका 22 पर आता है। कितने पर आता है? याद रखेंगे, वी 22 पर, आई 9 पर। तो इनमें से दोस्तों कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे सर इसमें भी 13 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि आई के बाद वी आया है तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका +13 हुआ है। जी के बाद दोस्तों टी आया, जी 7 पर और टी 20 पर। 7 और 20 के अंतर का जो देखेंगे वो आपका 13 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या चल रहा है दोस्तों? इसमें भी यही क्रम चलेगा, यानी कि +13 का क्रम चल रहा है। एक शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें क्या चल रहा है दोस्तों? +13 का क्रम चल रहा है। उसी प्रकार से हम EACY में देखेंगे तो 13 अगर सभी में जोड़ दें दोस्तों क्या आएगा? इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सबसे पहले ई होता है 5 पर, तो 13 जोड़ेंगे दोस्तों तो उसी प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? आर आ जाएगा, यानी कि 18 पर आ जाएगा। जो भी ऑप्शन आर से शुरू हो रहा है वही सही होगा दोस्तों। यहाँ पर तो सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, यानी कि लास्ट वाला चेक कर लेते हैं कि इसमें यदि 13 जोड़ें,
ये y होता है आपका 25 पर, और 25 में दोस्तों 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। लेकिन सर अक्षर तो 26 ही होते हैं, तो 26 में से 38 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12, और 12 पर दोस्तों आता है आपका l। इस प्रकार से r से शुरू होने वाला तथा l से खत्म होने वाला, तो केवल b और d ऑप्शन बचते हैं। अब दोस्तों दूसरा चेक कर लेते हैं, a आता है आपका 1 पर, तो दोस्तों इसमें जब हम 13 जोड़ेंगे, a में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 14, और 14 पर आता है n। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में RNPL दे रखा है, यही आपका सही उत्तर है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, शानदार क्वेश्चन था। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या चल रहा था, +13 का पेयर चल रहा था, ठीक है। EIJK में जिस प्रकार RVTX से +13 हुआ, उसी प्रकार आपका EACY से +13 होकर के RNPL बना लेगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों 35 का संबंध जिस प्रकार 34 से है, तो 76 का संबंध किससे हो जाएगा। देखो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या लिखा है, 35 लिखा है, और 35 में जैसे ही -1 करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा। उसी प्रकार 76 में जैसे ही -1 करेंगे आपका 75 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है सर, कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस प्रकार से ये लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। तो अब लगाएंगे यहाँ पर एक अच्छा सा लॉजिक जो आपके लिए एग्जाम में CGL के द्वारा पूछा गया था। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं ये 3 और 5 को आप देखेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर ये लिखा है 5, तो दूसरे बार में 5 का स्क्वायर करेंगे। अब जब इन दोनों को दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, और 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25। क्या होता है 25, तो इस प्रकार से 25 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 35 दे रखा है, इन दोनों को अलग अलग किया, दोनों नंबरों को, और दोनों नंबरों का स्क्वायर करके जोड़ दिया। उसी प्रकार हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 76, तो 76 में सबसे पहले हम दोस्तों करेंगे 7 का स्क्वायर, फिर उसके बाद करेंगे दोस्तों 6 का स्क्वायर। क्या करेंगे 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, और 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 और 6 हो जाएगा आपका 15, 4 और 3 एक 7, और जब एक हासिल जोड़ेगी तो 8। इस प्रकार से आपका जिस ऑप्शन में 85 दे रखा वही सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये एक शानदार प्रश्न था, SSC CGL के द्वारा लेटेस्ट पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 35 जिस प्रकार से 34 से संबंधित है, उसी प्रकार 76 आपका 85 से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और इनमें से हमें विषम शब्द चुनना है। तो देखते ही आप बता देंगे कौन सा यहाँ पर विषम शब्द हो जाएगा। देखो कह रहा है स्कर्वी दोस्तों, सूखा रोग कह रहा है, और यहाँ पर कह रहा है गंडमाला। तो ये जो दोस्तों ये तीनों के तीनों ये क्या है, एक प्रकार से रोग होते हैं। क्या होते हैं, रोग होते हैं, ठीक है, रोग होते हैं, इनको याद रखेंगे। जबकि बात कर लें फास्फोरस की, तो दोस्तों ये आपका एक तत्व होता है। क्या होता है, तत्व होता है, इसको याद रखेंगे, ये एक रासायनिक तत्व है। और जबकि ये जो सूखा रोग, स्कर्वी और गंडमाला, ये सारे के सारे रोग हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। आप सभी को पता होगा विटामिन C से स्कर्वी होता है, और सूखा रोग विटामिन D यानी कि रिकेट्स होता है, और गंडमाला जो होता है दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि में हो जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर फास्फोरस आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है जिस प्रकार किसी कूट भाषा में ड्रोन को क्या लिखा गया है, WILMV लिखा गया है, उसी प्रकार कह रहा है उसी कूट भाषा में दोस्तों डंकी को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ड्रोन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ड्रोन। आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, ड्रोन को क्या लिखा गया है दोस्तों, W के बाद I लिखा गया है, फिर आपका L लिखा गया है, फिर M लिखा गया है, और उसके बाद क्या लिखा गया है, V लिखा गया है, ठीक है। और हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी 2 अक्षरों का योग 27 हो जाए दोस्तों, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो D होता है ये दोस्तों 4 पर आता है, जबकि W आपका 23 पर आता है। तो हमें दिखाई दे रहा है 23 4 27 दोस्तों, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। उसी प्रकार R और I भी आपके एक दूसरे के अपोजिट है। उसी प्रकार L और O भी आपके अपोजिट है, और उसी प्रकार M और N भी अपोजिट है, और E और V भी अपोजिट है। तो हमने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि DW यानी दूध वाला, R इंडियन रेलवे हो जाएगा, OL यानी कि लब हो जाएगा, NM मतलब मन हो जाएगा, और EV हो जाएगा इवनिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपोजिट हैं, क्योंकि इनका जो ये सारे के ड्रोन दे रखे हैं, इनके नीचे WILMV दे रखा है। ये सारे के सारे जब अलग अलग अक्षरों का योग करेंगे तो 27 आ जाएगा। इस प्रकार से ये अपोजिट है। उसी प्रकार से दोस्तों हम डंकी को देखेंगे, और डंकी के सारे अक्षरों के अपोजिट हमको लिखने हैं, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। कह रहा है दोस्तों ये लिखा आपका डंकी, क्या लिखा, DONKEY, ठीक है, DONKEY। जब भी दोस्तों इसको देखते हैं तो D के सामने क्या आता है, W आता है। कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, सारे ऑप्शन शुरू हो रहा है। आगे कह रहा है Y के बाद दोस्तों देखेंगे तो Y का जो अपोजिट होता है वो होता है B। और कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो सर सभी ऑप्शन में B भी दे रखा है। अब दोस्तों करते हैं अगला वाला चेक। अगला वाला चेक करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सभी में WL दे रखा है।
तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम देखें एन का अपोजिट, तो एन का अपोजिट अभी आपको बताया था, ये रहा एन और इसका अपोजिट क्या था दोस्तों, एम था। ठीक है, इसका अपोजिट एम हो जाएगा। के का अपोजिट होता है कमला पसंद, क्या होता है, केपी होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, हमने बताया था अभी आपको, ई और वी। देखो ये ई और वी है तो ई का अपोजिट वी हो जाएगा। तो इस प्रकार से डब्ल्यू एल एम पी वी बी, डब्ल्यू एल एम पी वी बी जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है डब्ल्यू एल पी एम, यहाँ पर एल एम एम पी नहीं है, पी एम है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें लिखा है दोस्तों, जिस प्रकार से ये सारा का सारा डंकी का अपोजिट आपका ऑप्शन डी में ही आ रहा है, डब्ल्यू एल एम पी वी बी। ठीक है, ये सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या चल रहा था दोस्तों, एक दूसरे का अपोजिट का क्रम चल रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, शब्द गैदर के अक्षरों का प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो दोस्तों इसमें जब हम करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ये क्या लिखा है, गैदर लिखा है। क्या लिखा है, गैदर। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो जब ये आपका गैदर लिखा है, ठीक है, ये लिखा है आपका गैदर, तो गैदर को हमको क्या करना है, बाएं से दाएं। सबसे पहले तो बायां बायां टू दायां। ठीक है, बायां टू दायां जो आपकी ABCD लिखी होती है उसी क्रम में इसको व्यवस्थित करना है और वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे गैदर को, यहाँ पर क्या लिखा है, GATHER। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम वर्णमाला के क्रम में लिखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गैदर एक बार लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको मिलान भी करना होगा। ठीक है, GATHER। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ए आ जाएगा, उसके बाद ए के बाद क्या है, BCDE आ जाएगा। ठीक है, फिर EFGH आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, IJKLM, सॉरी जी नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एच नहीं आएगा, जी आएगा क्योंकि ABCDE यहाँ पर जी दे रखा है आपका, तो जी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर आर आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। तो अब कितने अक्षर दोस्तों ऐसे हैं जो आपके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिलान यानी कि स्थान अपना परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तो आप सर कहेंगे यहाँ पर एक ही ऐसा अक्षर हमको दिखाई दे रहा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रह रहा है। कौन सा है वो आपका है एच। इनमें से कोई भी आपके स्थान सभी के परिवर्तित हो चुके हैं, केवल एच एकमात्र ऐसा है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक अक्षर ऐसा है जिसका वर्णमाला के क्रम में जब हमने गैदर को व्यवस्थित किया तो उसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, और वो अक्षर कौन सा है, आपका एच। यही सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, नीचे दी गई संख्या में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यह भी एक श्रृंखला का शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जब भी इस प्रकार के नंबर दिखें तो इनमें हमेशा आप लोग, जब बड़े बड़े नंबर चलते हैं तो इसको आप लोग स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। किसके फॉर्म में, या तो स्क्वायर के फॉर्म में या फिर क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, उसका 1 2 या तो माइनस कर लेंगे या तो 1 2 प्लस कर लेंगे। ठीक है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 101, और 101 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 100 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 123, तो इसको दोस्तों लिख सकते हैं 121 + 2। 147 लिखा है दोस्तों, तो इसको 144 + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार 173 लिखा है तो दोस्तों इसको 169 + 4 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। ठीक है, ये एक श्रृंखला चल रही है। सर कौन सी श्रृंखला चल रही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 के स्क्वायर में कर दिया +1। यहाँ पर ये होता है दोस्तों 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर किया तो यहाँ कर क्या कर दिया, +2 कर दिया। उसी प्रकार 144 होता है दोस्तों आपका 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर किया तो फिर +3 कर दिया। आगे होता है दोस्तों 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है और +4 हुआ है। तो इस प्रकार से जो आगे आएगा दोस्तों वो आपका होगा 14 का स्क्वायर, और 14 के स्क्वायर में एक 4 हो चुका है तो इस बार आपका +5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 201 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी। इस प्रकार से एक बार फिर से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्या चल रहा है, 10 का स्क्वायर +1, 11 का स्क्वायर +2, और आपका 12 का स्क्वायर +3 और 13 का स्क्वायर +4 आगे हो जाएगा। जब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यूज करेंगे तो आपका 14 का स्क्वायर +5 हो जाएगा, जो कि आपका 201 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। कह रहा है दोस्तों, एक बच्चा अपने पिता की तलाश में पश्चिम में 90 फीट गया, दाईं ओर मुड़ा और 20 फीट गया। इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट गया। 30 फीट जाने के बाद वह चाचा के घर पहुंचता है। चाचा के घर पर भी पिताजी नहीं मिले। ठीक है, देखो उसने इतनी दूरी तय की फिर भी पिताजी नहीं मिले। अब कह रहा है अब वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिताजी से मिला, तो शुरुआती बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या है। क्या बताना है हमको दोस्तों, शुरुआती बिंदु से न्यूनतम दूरी। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में पूछा गया था।
ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहली लाइन से पुनः इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। अब कह रहा है दोस्तों, एक बच्चा अपने पिता की तलाश में पश्चिम में 9 फीट गया। तो सबसे पहले तो हमको ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बनाने होंगे। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, आप कहेंगे हम सर वेस्ट में गया, तो कौन सी दिशा में गया? वेस्ट में। देखिए ये कहाँ पर जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले पश्चिम में 90 फीट जा रहा है। कितना जा रहा है दोस्तों? 90 फीट। आप कहेंगे सर ये चला गया 90 फीट। ठीक है, ये आपका 90 फीट चला गया पश्चिम में। अब कह रहा है फिर दाएं मुड़ा। जब भी हम पश्चिम की दिशा में होते हैं तो हमारा जो दायां होता है वो नॉर्थ की साइड हो जाता है। कौन साइड? नॉर्थ की साइड। और दोस्तों ये कह रहा है अब हम ये कहां पर पहुंच गया? ये 20 फीट आपका दाएं मुड़ा और 20 फीट चला। ठीक है, दाएं मुड़ा और 20 फीट गया। आगे कह रहा है इसके बाद फिर हुआ है दाएं मुड़ा। फिर जब दाएं मुड़ेगा तो इस बार आपके स्क्रीन से देखेंगे तो आपका जो दाएं दिशा होगी ये वाली दिशा हो जाएगी। ठीक है, जब ये दिशा हो जाएगी तो आप इसको देखेंगे, जब दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला तो दाएं दोस्तों इसको हमने मोड़ दिया है और कितना चला दिया? 30 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपका 30 मीटर भी चला दिया। अब कह रहा है चाचा के घर पहुंच गया, लेकिन चाचा के घर पे जैसे ही पिताजी नहीं मिले तो उसने क्या किया? पुनः से वो 90 फीट कहाँ चला गया? नीचे चला गया। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 90 फीट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे कि 90 फीट आ गया। ठीक है, ये दूरी इसकी जो है ये आपकी यहाँ से 90 फीट हो जाएगी। ठीक है, इसको देखेंगे आप लोग। तो जब 90 फुट की दूरी इसने तय कर ली दोस्तों तो पिताजी से मिल चुका है। अब कह रहा है ये इसका प्रारंभिक स्थान था और प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो बतानी है। ये वाली हमको दूरी बतानी है, ये वाली। ठीक है, जब इस दूरी को निकालेंगे तो सबसे पहले ये जो रेखा होगी और ये जो रेखा है ये हो जाएगी समांतर। तो इस प्रकार से आपका 90 में से 20 घट जाएगा, 90 में से 20 घट जाएगा तो ये नीचे की जो दूरी होगी यहाँ पर 70 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 70। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है 30 घट चुकी है तो यहाँ पर की जो दूरी होगी ये आपकी 60 आ जाएगी, क्योंकि ये 30 है और ये 30 है और टोटल 90 थी तो 90 में से 30 चली गई, कितनी बची? 60। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब आप लोग इसको देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना हो गया? एक तरफ 60 है, एक तरफ 70 है। तो हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर जब हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या बनाएंगे दोस्तों? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। क्या यहीं पर यहाँ पर हमने कहीं मिस्टेक की है, इसको आप लोग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पर आपका एक व्यक्ति था जो 90 फीट पश्चिम में गया और दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ गया है तो दोस्तों वो आपका ऊपर 20 चला जाएगा, फिर दाएं मुड़ा, फिर पूर्व में 30 चला गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दोस्तों वो पिताजी चाचा के घर पहुंच गया, यानी कि यहाँ पर चाचा का घर था, चाचा के घर पर पहुंच गया, पिताजी नहीं मिले और यहाँ से आपका 90 फीट कहाँ पर गया? दक्षिण में गया। सॉरी 90 नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है 100 फीट दक्षिण में गया। वही हम मिस्टेक कर रहे हैं कि यहाँ पर 100 फीट गया है तो यहाँ पर 70 नहीं आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो दूरी होगी यहाँ पर ये आपकी 100 फीट हो जाएगी और 100 में से जैसे ही 20 घटेगा तो कितना आएगा? 80 आ जाएगा। यहाँ पर हमने मिस टाइपिंग कर दी थी। ठीक है, ये 100 फीट है आपका। ठीक है, तो दोस्तों 80 बचेगा। इस प्रकार से हमारा 80 और 60 बचा है। टोटल कितना बचा है? 80 60। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा मेटने का प्रयास करते हैं, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 मिनट आप हमको टाइम देंगे। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे। कह रहा है दोस्तों जब यहाँ पर अपने पिता से मिला तो शुरुआती बिंदु से न्यूनतम दूरी हमको बतानी है और वही न्यूनतम दूरी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है एक तरफ दोस्तों 80 है, एक तरफ 80 है और एक तरफ 60 है। ठीक है, इन दोनों का जब हम स्क्वायर कर देंगे तभी तो हमारा कर्ण निकल के आएगा। ये वाली जो ये दूरी है ये तभी तो निकलेगी आपकी कर्ण वाली दूरी। ठीक है, जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 80 का स्क्वायर होता है दोस्तों कितना? 8 का स्क्वायर 64 और 1 जीरो तो 2 जीरो, 64 हो जाएगा। आगे कह रहा है 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36 तो 1 जीरो है 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 10,000। ठीक है, जब हो जाएंगे 10,000 दोस्तों इस 10,000 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर अंडर रूट निकालेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 अंडर रूट से कट जाएंगे जीरो तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इस प्रकार से जो न्यूनतम दूरी आएगी ये वाली जो दूरी होगी दोस्तों ये आपकी 100 फीट आ जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, यूपी पुलिस 2019 से पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए पुलिस भी इतने शानदार क्वेश्चन पूछ सकती है, अब आप लोग पुलिस को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग एक बार से रिवर्स करके देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों ये भी एक शानदार क्वेश्चन है और ये किसका क्वेश्चन है? तो ब्लड रिलेशन का है, इशारों वाला। ठीक है, इशारों में बात हो रही है यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे कह रहा है एक लड़का है, मान लीजिए यहाँ पर ये रहा कोई लड़का। ठीक है, ये आपका कोई लड़का रहा और इस लड़के की ओर इशारा कर रही है कौन? बीना। ये रही आपकी बीना। ये बीना क्या कह रही है? ये एक लड़का है और ये जो लड़का है दोस्तों बीना के दादाजी के ये वो कह रही है वह मेरे दादाजी। बीना के एक होंगे दोस्तों पिताजी यहाँ पर हो जाएंगे और पिताजी के पिताजी जो होते हैं वो दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, वो आपके हो जाएंगे दादाजी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ये रही बीना और ये रहा वो लड़का। अब कह रही बीना कह रही है वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादाजी का इकलौता पुत्र होगा बीना का पिता और पिता का
पुत्र का पुत्र है, तो ये इस जो पिता है यानी ये इसका पुत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे ये बीना थी। ये कौन थी? बीना। और बीना किसके तरफ इशारा कर रही थी? ये था लड़का। और कह रही थी, एक लड़के को इशारा करते कह रही थी मेरे दादाजी, यानी बीना के दादाजी, और बीना के दादाजी के इकलौते पुत्र जो कि बीना के पिताजी हो जाएंगे और उसी का पुत्र है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बीना का भाई हो जाएगा। ठीक है, वह है लड़का। ये जो लड़का है दोस्तों ये किससे संबंधित है? बीना से। कैसे संबंधित है? तो बीना से। बीना क्या कहेगी इसको दोस्तों? ये कहेगी भाई है ये मेरा। क्या कहेगी? भाई है। ठीक है, ना तो यहाँ पर भतीजा होगा, ना चाचा होगा, ना चचेरा भाई होगा, ये सगा भाई है, क्योंकि उसके दादाजी का इकलौता ही पुत्र उसका पिता है, तो उसी पिता का पुत्र है, तो ये क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा बीना का। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंदा का स्थान ऊपर से छठवां है। गोविंदा का स्थान ऊपर से छठवां है, तो कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का स्थान नीचे से क्या होगा? ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। और ये किसका क्वेश्चन है? ये आपका बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है, क्लासरूम से संबंधित। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये आपका एक शानदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है दोस्तों 35 बच्चों की एक कक्षा में। 35 बच्चे कितने हैं दोस्तों? एक कक्षा है, उसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो आप कितने हैं? 35 स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 35 स्टूडेंट की एक कक्षा में जो गोविंदा है, गोविंद का स्थान ऊपर से कितना है? छठवां। देखिए, ये आपकी कोई कक्षा रही, मान लीजिए इसको आप लोग कक्षा बना लीजिए। ठीक है, ये आपकी एक कक्षा रही और जो गोविंदा है वो ऊपर से कितने, कौन से स्थान पर है दोस्तों? छठवें स्थान पर है। ठीक है, ये आपका स्थान पर हो जाएगा कौन सा? गोविंदा। G4 गोविंदा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब कह रहा है कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो जो कृष्ण नाम का बंदा है वो गोविंद से कितने स्थान नीचे दोस्तों? यहाँ से आपका गोविंद का ये स्थान है, इससे कितने स्थान नीचे है? तो आप कहेंगे सर 7 स्थान नीचे है। ठीक है, जब 7 स्थान नीचे तो 6 और 7 मिलके कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर ये जो स्थान आएगा ये आपका 13वां स्थान आएगा। कौन सा आ जाएगा? 13वां। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका कृष्ण का स्थान हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कृष्ण का। तो कह रहा है कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो गोविंद तो पहले ऑलरेडी ऊपर से छठवां था, लेकिन उससे 7 स्थान नीचे आ जाएगा, तो ये आपका 13वें स्थान पर आ जाएगा आपका कृष्ण। ठीक है, तो कह रहा है कृष्ण का स्थान नीचे से बताना है। अब हमको नीचे से बताना है स्थान। किससे? नीचे से। टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों? 35 हैं, लेकिन आपके स्थान कितने हो गए? 13 हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 35 प्लस 1। क्या करेंगे? 35 प्लस 1 क्यों करते हैं फिर वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, 35 प्लस 1 और आपका -13। ठीक है, 35 प्लस 1 कोष्टक में माइनस में 13। ठीक है, क्यों करते हैं ये भी बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर हो जाएगा 36 और 36 में जैसे ही 13 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? आपका 23वां स्थान आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 23वां। नीचे से 23वां हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब कहेंगे सर आप इसमें 35 में +1 क्यों किया? तो दोस्तों जब भी ये व्यक्ति, ये जो आपका कृष्णा नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये जो कृष्णा नाम का व्यक्ति है, तो ये जो कृष्णा है ये जब भी नीचे से जाएगा तो ये स्थान जो होगा और ऊपर से आएगा ये स्थान होगा, ये इसका स्थान डबल बार काउंट होगा। इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? टोटल में से एक जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, टोटल में से एक जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में दिया हुआ उसका ऊपर का स्थान घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 23 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बैठा है बी के बाईं ओर, सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर। सी नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी के तो बाईं ओर है, लेकिन किंतु आपका कह रहा है डी के दाईं ओर है। आगे कह रहा है ए बैठा है बी के दाईं ओर और एफ बैठा है ई के दाईं ओर। ठीक है, ए जो नाम का व्यक्ति है वो आपका बी के दाईं ओर है और एफ नाम का व्यक्ति ई के दाईं ओर है। ठीक है, आगे कह रहा है किंतु डी के बाईं ओर। किंतु कौन है? यानी कि आगे वाला। देखिए एफ जो व्यक्ति है ये आपका ई के तो दाईं ओर है, लेकिन किंतु डी के बाईं ओर है। आगे कह रहा है एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो बीच में कौन बैठा है? हमको क्या बताना है? बीच में कौन बैठा। अब देखिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे सर एक पंक्ति। क्या बनाएंगे? एक पंक्ति। ये आपकी एक पंक्ति रही और इस पंक्ति में कितने सदस्य हैं दोस्तों? 7 सदस्य हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट, जब भी हमको दिशा ना दी जाए तो हमेशा हम क्या करते हैं दोस्तों? उत्तर की ओर मुँह करके इनको बिठा देते हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुँह करके बिठा देते हैं। तो हम इनका जब उत्तर की ओर मुँह करेंगे तो इस प्रकार से ये आपके बैठ जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। थोड़ी दूरी ज़्यादा बन रही है इनमें। 1 2, उसके बाद 1 मिनट, तीसरा हो जाएगा, उसके बाद आपका चौथा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, 6वां हो जाएगा और आपका ये 7वां हो जाएगा। टोटल 7 व्यक्ति हो चुके हैं। और कह रहा है अब देखिए, अब या इस पर शुरुआत से सॉल्व करते हैं पहली लाइन से। सी बैठा है बी के बाईं ओर। सी नाम का कोई व्यक्ति है, बी के बाईं ओर बैठा है। देखिए ये आपका बायां है, ठीक है, ये आपका बायां है और ये आपका दायां है। इससे आपको क्या होगा? सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है सी नाम का जो बंदा है वो बी के कहाँ बैठा है? बाईं ओर बैठा है। ठीक है, बी के बाईं ओर बैठा है, तो इसको हम कैसे बैठाएं? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बी से संबंधित कोई लाइन दे रखी है, बी के अगर बाईं ओर बैठाएं तो आगे कह रहा है दोस्तों ए बैठा है बी के दाईं ओर। ठीक है, तो हम बी को यहाँ पर बिठाते हैं। क्या करेंगे? हम बी को यहाँ पर बिठाएंगे। क्यों बिठाएंगे? तो उसकी चर्चा आगे की लाइन में हो जाएगी। क्यों कह रहा है दोस्तों सी बैठा है
बी के बाईं ओर, तो ये बी नाम का बंदा रहा और बी के जब बाईं ओर बैठेगा कौन, सी, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका सी नाम का बंदा आ गया बी के बाईं ओर। कह रहा है आगे किंतु डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर बैठा है तो डी यहाँ पर आ जाएगा और डी का दायां ये हो जाएगा। ठीक है, ये दायां है और ये वायां है, डी के दाईं ओर हो गया। आगे कह रहा है ए बैठा है बी के दाएं, ए नाम का जो बंदा है दोस्तों वो बी के दाएं बैठा है, ए नाम का जो बंदा है बी के दाईं ओर बैठ जाएगा तो ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे कह रहा है एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर, तो डी का ये रहा डी और डी का जो बायां होगा वो आपका एफ बैठ जाएगा और ये दाईं ओर किसके हो जाएगा दोस्तों, ई के दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों एच जो है वो बैठा है ई के बाईं ओर, ई ये रही ई और ई के बाईं ओर कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट सेट हो चुका है। ठीक है, तो ये अब हमको बताना है, हमसे पूछा क्या है बीच में कौन है, क्या पूछा है बीच में कौन है। अब दोस्तों हमको बताना है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में हम देखेंगे तीन व्यक्ति यहाँ पर रहे। देखिए यहाँ पर हम पेन का कलर चेंज करते हैं, ये रहे आपके तीन व्यक्ति और ये रहे तीन व्यक्ति। इस प्रकार से बीच में आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बीच के स्थान पर डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, हालांकि ये चौथी ABCD में दे रखा है। ठीक है, दूसरी में तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बीच में आपका कौन है दोस्तों, डी है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार रिवर्स करके जरूर देखेंगे, ये एक शानदार क्वेश्चन है और SSC CGL 2020 में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 4:37 दोपहर के बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का न्यून कोण क्या होगा। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमने आपको बताया था, एक हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, और उस फॉर्मूला का जो नाम है उसका नाम है 60H डिफरेंशिएशन आपका 11m/2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लगाएंगे तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो आ जाएगा। तो एच क्या होता है दोस्तों, ये होता है घंटा और एम होता है आपका मिनट। तो 4 घंटा और 37 मिनट, 4:37। ठीक है, तो यहाँ पर 60 का गुणा करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे एक बार आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, 60 का गुणा करेंगे किसमें, 4 में, और डिफरेंस लेंगे आपका 37 गुणा में 11। ठीक है, 37 गुणा में 11। जब इस प्रकार से हम डिफरेंस लेंगे तो भाग देंगे 2 का। ठीक है, अब इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। आगे कह रहा है 6 चौको 24, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 240। और जब इसका डिफरेंस लेंगे किसके साथ, 37 का गुणा 11 में होगा तो 11 7 77 और 11 7 77, 11 त्रिका के 33 और 7 40। ठीक है, 407 और भाग देना है हमसे 2 से। ठीक है, तो अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर घटा लेते हैं 407 माइनस 240। ठीक है, 407 माइनस 240, तो सीधा बचेगा 7, उसके बाद बचेगा 6 और बचेगा आगे 167। ठीक है, क्या बचेगा दोस्तों, 167। और 167 में जैसे ही हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16 और आगे बचेगा 7, तो 2 आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, दो तिया के 6 और दशमलव लगाएंगे तो 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से जो हमारा कोण आएगा वो आपका 83.5 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 83.5 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए दोस्तों आपको क्या लगाना है, एक फॉर्मूला 60H डिफरेंस 11m/2। एच का होता है घंटा, एम का होता है मिनट। जैसे ही इनका दोनों का गुणा करेंगे, 4 बजा है तो 60 में 4 का गुणा, और 37 मिनट है तो 11 का 37 में गुणा। तो इन दोनों का जब गुणा कर लेंगे बटे में 2 कर देंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन ले लेंगे, तो इस प्रकार से डिफरेंस हमारा 167 आता है। और जैसे ही 2 का भाग देते हैं तो 83.5 आपका सही उत्तर हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है 83.5 डिग्री। और न्यून कोण पूछा था। अगर हमें यहाँ से पूछ लेता दोस्तों बृहत कोण क्या होगा, क्या पूछ लेता, बृहत कोण। तो बृहत कोण के लिए क्या करते दोस्तों, आपका 360 में आपका 83.5 घटा देते। 83.5 जैसे ही घटाते दोस्तों यहाँ पर आपका 5 और आपका कौन सा आ जाता, यहाँ पर जैसे ही करते 5 आ जाता है, और दोस्तों यहाँ पर आता 6। ठीक है, 6 आता, और उसके बाद 16 में से 9 जाता तो 7 आता, और आपका यहाँ पर आ जाता दोस्तों 2 आ जाता। क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो 276.5 आपका बृहत कोण है, जबकि जो आपका न्यून कोण है दोस्तों वो 83.5 है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यदि किसी अधिवर्ष में 22 जनवरी को सोमवार था तो आने वाली 8 जून को कौन सा दिन होगा। एक कोई अधिवर्ष है, जब भी अधिवर्ष आए तो दोस्तों आपको इसको याद रखना है लीप वर्ष के रूप में। किसके रूप में, जो अधिवर्ष होता है उसे हम लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है किसी अधिवर्ष में 22 जनवरी को सोमवार है। तो दोस्तों जब 22 जनवरी को क्या है, सोमवार, इसको आप लोग याद रखेंगे। 22 जनवरी क्या हो जाएगी, आपकी सोमवार हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और आगे कह रहा है तो आगे कह रहा है 22 जनवरी सोमवार है, और देखिए यहाँ पर 22 जनवरी सोमवार है तो हमें क्या निकालना है, 8 जून निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जनवरी के शेष दिन, उसके बाद फरवरी के दिन, उसके बाद मार्च के दिन, और उसके बाद आपके अप्रैल के दिन, उसके बाद आपके
अप्रैल के बाद मई के दिन, ठीक है, मई के दिन और उसके बाद जून के दिन, ठीक है। तो जनवरी में कितने दिन शेष रह गए? 22 जनवरी हो चुका है दोस्तों, तो शेष दिन कितने बचे? 9 बचे आप कहेंगे, ठीक है, क्योंकि 31 जनवरी होता है और अधिवर्ष दे रखा है तो फरवरी आपका 29 का आएगा और आगे जो मार्च होता है दोस्तों ये होगा आपका 31 का, ठीक है, 31 का मार्च होता है। अप्रैल आपका दोस्तों 30 का होता है, मई आपका 31 का होता है और जून में कहाँ तक जाना है? 8 जून तक, ठीक है। जब 8 जून तक जाएंगे तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 जून तक गए और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इन सभी को जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे और 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। चाहे चाहो तो आप 7 से अलग अलग भाग दे लो, जैसे ही 7 से अलग अलग भाग देंगे तो यहाँ पर कटेगा 2 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पर 7 चौके 28 कटेगा तो 1 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पर फिर से 7 चौके 28 कटेगा तो 28 3 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पर कटेगा तो फिर दोस्तों 2 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर कटेगा तो फिर से 3 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पर कटेगा तो 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब जो भी आया उसमें 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर 2 एक 3 3 6 2 8 8 3 11 11 1 12, तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आया? 12 और 12 में जैसे ही 7 से भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। और यही सोमवार में हमें 5 जोड़ देना है। क्या करना है? यही सोमवार में जैसे ही 5 जोड़ेंगे, जैसे ये रहा आपका सोमवार, ठीक है, सोमवार में जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद आपका हो जाएगा कौन सा? गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार। तो 1 2 3 4 5 जोड़ा सोमवार में, क्या आया दोस्तों? शनिवार आया। तो कह सकते हैं हम दोस्तों जो आपका 8 जून होगा उसी अधिवर्ष का जो 8 जून होगा इसको कौन सा दिन होगा दोस्तों? शनिवार आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हमने दोस्तों किया क्या था? जनवरी के शेष बचे दिन आपके, फरवरी के पूरे दिन, मार्च के पूरे दिन, अप्रैल के पूरे दिन, मई के पूरे दिन और 8 जून तक जाना था तो 8 जून आपका ले लिया। तो इन सभी को जोड़ करके क्या किया? 7 से भाग दे दिया और जो भी शेषफल आया था 5 और सोमवार में जोड़ दिया। इस प्रकार से शनिवार आपका सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं? हमें क्या करना है दोस्तों? त्रिभुज गिनना है। और हमने एक बार आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, यदि आपने पिछली क्लासें देखी हैं तो वहां पर एक ट्रिक बताई थी। जब भी आपको इस प्रकार की आकृति मिले, इस प्रकार की आकृति मिले तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होते हैं दोस्तों? यहाँ पर हमारे 3 त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं? तो हमने बताया था इनमें सबसे पहले नंबरिंग करते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यदि इस तरह की आकृति मिल जाए, कौन सी आकृति? आप इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। जब ये आकृति, एक मिनट, यहाँ पर सही आकृति नहीं बनी, ठीक है। जब भी इस प्रकार की आकृति मिल जाए आपको, इस प्रकार की, ठीक है, 1 2, तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने त्रिभुज आएंगे? तो हमने कहा था सर हम नंबर दे देंगे 1 2 उसके बाद 3 और ये भी जो आया है 1 + 2 + 3, तो कितने हो जाएंगे सर? आप कहेंगे 3 2 5 1 6 हो जाएंगे। तो इसमें कितने हैं दोस्तों? 6। तो वही आकृतियां यहाँ हमको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कौन सी आकृति बनी है? सबसे पहले इतनी इतनी सी आकृति को उठा लेते हैं। जब इतनी इतनी सी आकृति को उठाएंगे तो आप कहेंगे सर ये आकृति हमें बनी दिखाई दे रही है। तो हमने नंबर दिया 2 3, तो कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पर 6 हो गया। उसी प्रकार से अब ये पूरी बड़ी वाली आकृति को उठा लेते हैं, ठीक है। तो जब पूरी बड़ी वाली आकृति को उठाएंगे तो ये जो पूरी बड़ी आकृति है ये आपकी कुछ इस तरह से बनी है 1 2 3, तो यहाँ पर भी आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 6 हो गया। अब यही आकृति आपकी पलट दी गई है। ये जो आकृति है ये सेम पलट कर नीचे कर दी गई है। तो नीचे पलटी हुई आकृति देखेंगे तो यहाँ पर भी नंबर देंगे 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे। तो अब हम दोस्तों जितने भी हमको यहाँ पर त्रिभुज दे रखे हैं, जितने भी आए हैं हमारे 6 + 6 + 6, तो तीनों को जोड़ देंगे। जब 6 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और ऑप्शन सी में आपका 18 दे रखा है। दोस्तों यही आपका सही उत्तर है, यही शानदार उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इससे आसान कोई नहीं बता सकता है, यही इसकी ट्रिक होती है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है रंग, कपड़ा और व्यापारी, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम आएगा? अगर बात कर लेते हैं रंग, कपड़ा और व्यापारी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और वो कन्फ्यूजन आपको नहीं पालनी है। सर बहुत सारे विद्यार्थी समझते हैं जो रंग है, कपड़ा है और व्यापारी है, तो विद्यार्थी समझते हैं कि व्यापारी जो होता है वो कपड़े बेचता है और कपड़े बेचता है तो वो कलर के अलग तरह तरह के रंग बेचता है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं? इस तरह का ऑप्शन लगा देते हैं, जो कि आपका सरासर गलत है। देखो रीजनिंग का आपका दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये आपकी फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स का आपके दैनिक जीवन से संबंध होता है, जबकि रीजनिंग जो होता है इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? रंग जो होता है वो आपका नेचुरली होता है, रंग जो होता है नेचुरली होता है, कपड़ा होता है वो अलग होता है, कपास से बनता है। जो व्यापारी होता है वो एक पर्सन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं व्यापारी के लिए आपका अलग डायग्राम आएगा, ठीक है, व्यापारी के लिए अलग आएगा, कपड़े के लिए अलग आएगा, रंग के लिए अलग आएगा,
ठीक है, आपको इसको दैनिक जीवन से कतई नहीं जोड़ना है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि तीनों अलग अलग डायग्राम बनेंगे जो कि ऑप्शन ए में आपके दे रखे हैं। यही दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने दोस्तों इसमें गलती की थी और ये पूछा गया था आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, जब भी हम क्लास अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास है यहाँ पर चल रही हैं वो शानदार साबित होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। देखते रहिए दोस्तों लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई और क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।